शादी का पहला महीना। अब बस भी करो ना, आखिर कितने दिन नाराज रहने वाले हो। अरे पापा मैंने कहा ना आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। रहने दो, तुम हर बार ऐसे ही प्रॉमिस करती हो और फिर अपना वादा तोड़ देती हो। नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे स्लीवलेस टॉप पहनने से भी ऑफेंड हो जाओगे। और मेरी सारी फ्रेंड्स कहती है कि मेरे ऊपर ऐसे टॉप बहुत सूट करते हैं, बस इसीलिए पहन लिया था। हाँ तो ठीक है ना, जाओ अपनी सहेलियों के पसंद के हिसाब से कपड़े पहनो और उन्हीं के साथ शादी भी कर लेना, मेरा पीछा छोड़ दो। अरे पापा मैंने सॉरी बोला ना। और तुम्हें पता है तुम जब ऐसे मेरे लिए पॉसेसिव होते ना तो मुझे बहुत क्यूट लगते हो। अगर तुम ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठे रहोगे ना तो मैं 1 महीने का भी इंतजार नहीं करने वाली। आज ही भगा कर ले जाऊंगी तुम्हें और शादी कर लूंगी। बस रहने दो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें। एक बात तो मेरी मानी नहीं जाती और चलिए अब भाग कर मुझसे शादी करना है। देखो ये तुम्हारी पॉसेसिवनेस है और कुछ नहीं। पार्टी में इतनी सारी खूबसूरत लड़की आई हुई थी, मुझे कोई देखने वाला नहीं था वहाँ पर। मैं तो बस एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। अच्छा, मुझसे पूछो कि तुम ऑर्डिनरी हो या स्पेशल। और ठीक है कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे तुम्हारे ये ऐसे बेढंग कपड़े पहनना और लड़कों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपने ये गलत सलाह देने वाले दोस्त चाहिए या फिर मयंक? ऑब्वियसली मुझे मयंक चाहिए, क्योंकि 1 महीने में तो हमारी शादी होने वाली है और फिर उसके बाद हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर पाएगा। मयंक और नीरजा की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। दोनों की लव मैरिज थी और देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन मयंक का नेचर थोड़ा ओवर पॉसेसिव था। अपनी होने वाली पत्नी नीरजा को लेकर वो छोटी छोटी बातों में भी पॉसेसिव हो जाता था और फिर उसके बाद बड़ा बखेड़ा कर देता था। शादी से पहले तो नीरजा को अपने होने वाले पति की ये पॉसेसिवनेस बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या रिश्तों का ये चार्म शादी के बाद भी कायम रह पाएगा? आइए देखते हैं। ये क्या बात होती है यार, कौन से ज़माने में जी रहा है ये मयंक? आजकल कौन सी ऐसी लड़की है जिसके लड़के दोस्त नहीं होते या जो अपने दोस्तों के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती? और ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था तूने स्लीवलेस टॉप पहन के? पहली बार तो पहना नहीं है। मैं तो तुझे इतने सालों से जानती हूँ, हमेशा से ही स्लीवलेस सूट और टॉप पहनती आ रही है, फिर अचानक आज प्रॉब्लम क्या हो गई? अरे यार तू छोटी सी बात का ना बतंगड़ मत बना, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मयंक का मेरे लिए प्यार है। और तुझे पता है जब मयंक ऐसे पॉसेसिव होता है ना तो मुझे बहुत क्यूट लगता है और मुझे उसके ऊपर और भी प्यार आने लगता है। देख सबका अपना अपना तरीका होता है केयर दिखाने का। ये मयंक का मेरे केयर करने का एक तरीका है बस। पागल है तू, ये कोई केयर करने का तरीका नहीं है, ये तरीका है तुझे अपने इशारों पर नचाने का। मयंक तुझे अपने इशारों पर नचाना चाहता है और अपनी सोच तुझ पर थोपना चाहता है, लेकिन तू इतनी बेवकूफ़ है, तुझे हर चीज़ में प्यार ही नजर आता है। सोच ले अभी भी शादी में 1 महीना है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तू सर पकड़ कर रोए और इस भंवर से निकलने के लिए तेरे पास कोई रास्ता ही ना बचे। अरे पागल है तू, ओवर रिएक्ट कर रही है और कुछ नहीं। मयंक के साथ मेरी कोई अरेंज मैरिज नहीं हो रही है। अरे 3 साल से जानती हूँ मैं उसे, इतने लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हम दोनों। उसकी अच्छाई बुराई सब समझती हूँ। तूने अभी मयंक को समझा ही कितना है, इसलिए तू ये सब नहीं समझ पाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तेरे मयंक को समझना भी नहीं चाहती। मयंक जैसे लड़कों के साथ मैं ज़िंदगी तो क्या 2 घंटे नहीं बिता सकती, बात बात पर तमाशा करने लगता है। तू ही झेल अपने सन की पति को, मैं तो चली। नीरजा के स्लीवलेस कपड़े पहनने पर किए हुए बवाल को देखकर नीरजा की बेस्ट फ्रेंड दीपा मयंक से बहुत नाराज थी। वो तो ये चाहती थी कि नीरजा मयंक के साथ अपने रिश्ते पर एक बार और विचार करे, लेकिन नीरजा की आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मयंक के प्यार के आगे उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए अपनी सहेली दीपा की बातों को इग्नोर करने के बाद नीरजा मयंक के प्यार में गोते लगाते हुए जल्दी उसके साथ शादी कर लेती है और दुल्हन बनकर उसके घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद। मयंक 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को, मुझे लगता है मुझे भी ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। बॉस की भी ना कई सारे मेल आ गए हैं, बार बार यही पूछ रहे हैं मैं ज्वाइन कब से करने वाली हूँ। अरे तुम्हारा बॉस हर एक एम्प्लॉय को ऐसे पर्सनली मेल करता फिरता है क्या? बड़ा टाइम है उसके पास। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दे रहा है वो। कैसी बात कर रहे हो मयंक, मुझे स्पेशल अटेंशन क्यों देगा? उसके लिए सारे एम्प्लॉयज़ एक बराबर है।
और उसकी टीम का एक बंदा 10 दिन से छुट्टी पर है, तो वो तो पूछेगा ही ना कि मैं कब वापस ज्वाइन करने वाली हूँ। इसमें तो छीनने वाली कौन सी बात है। देखो निर्जा, पहली बात तो मुझे तुम्हारी शादी के बाद ये जॉब करने वाला आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये, तुम्हारा ये जो बॉस है ना, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। ये बात बात पर तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मेल करना, तुम्हारे फ़ोटोज़ पर ये लव वाले इमोजी भेजना, मुझे इसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लगते। तुमने बिना वजह ज़रूरत से ज़्यादा शेयर दे रखी है उसे। अरे क्या ज़रूरत है ऐसे आदमी को इतना एंटरटेन करने की। मयंक, अब तुम्हारा ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे शादी हो गई है हमारी, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही हर एक को एंटरटेन करती हूँ? हाँ, घूमती रहती हूँ सबके साथ। अरे वो मेरा बॉस है, इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ। और वो भी एक एम्प्लॉय से ज़्यादा मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता है। अपने दिमाग की उपज को ना अपने पास ही रखो तुम। ऑफिस जाने की बात को लेकर मयंक और निर्जा के बीच में ज़ोरदार झगड़ा हो गया था, जिसके कारण अगले 2 दिन तक निर्जा का मूड बहुत ख़राब रहा। 2 दिन के बाद, मैं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रहने वाली हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर कल से ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगी। हाँ तो ठीक है ना, ये कोई दुनिया की आखिरी कंपनी तो है नहीं कि तुम्हारी यहाँ से नौकरी चली जाएगी तो तुम्हें कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं। मैं तो कहता हूँ लात मारो ऐसी नौकरी को, और कुछ दिनों के बाद कोई ढंग की कंपनी में अच्छी जॉब ढूंढ लेना। अभी फ़िलहाल अपनी घर गृहस्थी और रिश्ते पर ध्यान दो। निर्जा मयंक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक जैसे टस से मस होने का तैयार ही नहीं था। निर्जा को मयंक का बिहेवियर बहुत ही ख़राब लग रहा था, लेकिन अब तो वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। नई नई शादी हुई थी और इस समय वो उन दोनों के बीच में किसी भी तरह की गलतफहमी या झगड़े की दीवार को बढ़ने देना नहीं चाहती थी। इसलिए वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर देती है। कुछ दिन बाद, अरे निर्जा, पिछले 15 मिनट से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी ही जा रहा है। किसके साथ बातों में लगी हो? पर मेरे फ़ोन में तो कोई कॉल वेटिंग नहीं आई, और किससे बात करूँगी? अपनी दोस्त दीपा से बात कर रही थी। ऐसे कौन सी बातें होती है तुम्हारी जो दिन में 4-4 बार तुम दीपा को फ़ोन मिलाती हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बस मेरे घर से निकलने का वेट करती रहती हो तुम। मैं घर से बाहर निकला और तुम तुरंत लगे फ़ोन पर। ये यारी दोस्ती छोड़ो और अपने परिवार पर ध्यान दो। देखो मयंक, हमारी नई नई शादी हुई है। मैं अपना घर, अपने दोस्त, अपनी लाइफ, नौकरी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई हूँ। इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकती। अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे अपने दोस्तों और फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ताना मारने की बजाय अगर तुम मेरे साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो शायद हमारे रिश्ते के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मयंक का निर्जा को छोटी छोटी बातों के लिए टोकना अब निर्जा के सब्र का इम्तिहान लेने लगा था। शादी से पहले मयंक की जो बातें उसे क्यूट लगती थी, अब वही बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक दिन, ये क्या हो रहा है बाहर सब्जी वाले के साथ? हाँ, क्या हो रहा था? सब्जी खरीद रही थी, और क्या? अच्छा, तो सब्जी वाले से सब्जी लेते समय इतना दांत निकाल कर हंसने की क्या जरूरत थी? मयंक, पागल हो क्या तुम? मैं सब्जी वाले के साथ नहीं, मिसेस गुप्ता के साथ बात करते हुए हंस रही थी, और अब मेरे हंसने और बात करने पर भी तुम पाबंदी लगा दोगे क्या? मैं सब देख रहा हूँ निर्जा। मेरे अलावा तुम्हें दुनिया में बाकी सारे लोग अच्छे लगते हैं। सबके साथ तुम हंसती मुस्कुराती हो। बस एक मेरी शक्ल देखकर तुम्हारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पिंजरे में कैद करके रखा हो। बहुत मज़ा आता है ना बाहर वालों के साथ। ठीक है, आज के बाद सब्जियाँ मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम्हें ऐसे चौराहे पर खड़े होकर सब्जियाँ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तुम्हें शादी से पहले भी बहुत बार वार्न कर चुका हूँ, एक बार और समझा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा इस तरह गैर मर्दों के साथ हंस हंस के बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शादी से पहले तो मैं तुम्हारी बातों को ये सोचकर इग्नोर कर देता था कि शायद अभी तुम इमैच्योर हो, धीरे धीरे समय के साथ मैच्योरिटी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम एक शादीशुदा औरत हो और तुम्हारे साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है। अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की ना, तो तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लग जाएगी। मयंक, तुम मुझे समझते क्या हो? और ये ऐसी वैसी हरकत क्या होता है? सब्जी वाले से सब्जी खरीदते समय जरा सा मुस्कुरा दी तो तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई? किसी के साथ हंस के बात करना कोई पाप होता है क्या? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? मैं इतनी गई गुजरी हूं कि सब्जी वाले के साथ ऐसी हरकत करूंगी? मैंने जितना कहा बस उतना ही समझो। बात को रबड़ की तरह खींचने की ज़रूरत नहीं है।
निर्जा, तुम भी जानती हो कि मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो बताओ ना क्या मतलब था। अरे साफ साफ बोलो ना, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि तुम्हारा मतलब क्या है। सुबह से लेकर रात तक तुम हर समय सिर्फ मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मैं क्या पहनूंगी, किससे बात करूंगी, नहीं करूंगी, मेरे दोस्त कौन है, हर चीज तुम ही तो डिसाइड करते हो ना। मयंक, शादी से पहले मैंने जितने भी सपने देखे थे ना, तुमने सब चकनाचूर कर दिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेने वाली है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त कि आज जिन बातों को मैं इग्नोर कर रही हूँ ना, कल उनके साथ जीना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये बात है, तुम्हारी सहेली ने पहले ही तुम्हारे कान भरे हुए, तभी तो तुम बात बात पर मुझे गलत साबित करने लगती हो। मुझे यकीन नहीं होता तुम वही लड़की हो जो मेरे एक बार नाराज हो जाने पर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, और अब बात बात पर सिर्फ जुबान लड़ाती हो और बदतमीजी करती हो। अगर तुम्हारी लाइफ शादी के बाद खराब हो गई है ना, तो मेरी लाइफ को भी कोई स्वर्ग नहीं बना दिया तुमने। पिछले 1 महीने में तुमने सिर्फ और सिर्फ वही हरकतें की है जिससे मुझे चिढ़ है। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो निर्जा कि मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं मयंक? तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो। मैं इंसान हूं, कोई तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे हिसाब से सारे काम करूं। पहले मैं तुमसे 1 या 2 घंटे के लिए मिलने आती थी, तुम्हें जैसे पसंद था वैसे बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन दिन के 24 घंटे और महीने के 30 दिन मैं तुम्हारी मर्जी से सांस नहीं ले सकती। और ये सच तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। मयंक और निर्जा के इस झगड़े का कोई अंत नहीं था, इसलिए कुछ देर बाद निर्जा अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? अपनी मम्मी की यहाँ जा रही हूँ। अब ये मत कहना कि तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। हाँ है मुझे प्रॉब्लम। कहीं नहीं जाओगी तुम, बैग रखो अंदर और बैठो। ये क्या जबरदस्ती है मयंक? मुझे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम उनकी बेटी थी और अब मेरी पत्नी हो। इस डिफरेंस को जितना जल्दी समझ लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। और अब बातों को बढ़ाओ मत, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम जीवन भर पछताओ। आखिरी लाइन कहते हुए निर्जा ने मयंक की आंखों में कुछ ऐसा देखा कि वो अंदर तक कांप गई। अपना बैग एक तरफ पटक कर वो बिस्तर पर जाकर रोने लगी। एक एक करके उसे शादी से पहले हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। तू बिल्कुल ठीक कहती थी यार। पता नहीं मेरी आंखों पर मयंक के प्यार की पट्टी क्यों बंधी हुई थी। मैं इतनी अंधी कैसे होगी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। क्या हो गया निर्जा, साफ साफ पता। और सबसे पहले रोना बंद कर। रोने से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। अरे तू ठीक कहती थी दीपा, मयंक पॉसेसिव नहीं ओवर पॉसेसिव हस्बैंड है। वो मेरी हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से एक कदम भी ना बढ़ाऊं, जो भी करूं सब उसकी मर्जी से करूं। मुझे घुटन होने लगी है दीपा। ऐसे माहौल में कोई कैसे जी सकता है? मुझे तो मयंक के लक्षण पहले ही समझ में आ गए थे, इसीलिए मैंने तुझे वार्न भी किया था कि इस मयंक के चक्कर में मत पड़। और अगर तुझे शादी करनी है तो कम से कम पहले उसे समझा कि उसका ये बिहेवियर ठीक नहीं है। अरे पत्नी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना होती है जो तुम्हारे नाम लिख गई और अब तुम उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करोगे। तू जीती जागती इंसान है, तेरी अपनी पसंद हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है। कोई भी औरत जीवन भर किसी आदमी की पसंद से नहीं चल सकती, और जो ऐसा करती है ना निर्जा, उनकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं होती। तू बिल्कुल ठीक कह रही है यार। मयंक को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। वो ना मुझे घर से बाहर निकलने देता है, ना पड़ोस में किसी से बात करने देता है। लड़के तो छोड़, लड़कियों से भी मेरी दोस्ती खत्म करवा दी है उसने। मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देता। 5 मिनट से ज़्यादा मेरी मम्मी से बात नहीं करने देता। उसे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है और सब लोग मिलकर मुझे उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तू परेशान मत हो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम दोनों मिलकर मैरिज काउंसलर के पास जाओ। तेरी कही बातों को वो ध्यान से नहीं सुनेगा और तुझे इग्नोर भी करेगा, लेकिन अगर वही बातें उसे कोई तीसरा आदमी बताएगा ना, तो शायद उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो पाए। देख, तू भी अब इस शादी को तोड़ने के बजाय निभाने की कोशिश कर। कुछ बातें जो तू उसकी मान सकती है मान ले, और बाकी उसको समझाने की कोशिश कर कि वो तुझसे गलत एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। तुझे लगता है वो मैरिज काउंसलर के पास जाने को तैयार हो जाएगा? देख निर्जा, गुस्से से कोई हल नहीं निकल सकता। तो उसके साथ प्यार से बात कर और प्यार से ही उसको समझाना, और फिर किसी काउंसलर के पास ले जा। वहाँ जाकर तुम दोनों खुले दिल से अपनी प्रॉब्लम बताओ। मेरा पक्का भरोसा है कि वो तुम दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा।
सहेली की बात मानकर निर्जा अपने पति को लेकर मैरिज काउंसलर के पास जाती है। काउंसलर प्रोफेशनल तरीके से धीरे धीरे मयंक को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। काउंसलिंग मिलने के कारण मयंक को धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करने लगता है। निर्जा को भी शांत और खुश रहने का सुझाव देकर काउंसलर उनकी समस्या को हल कर देती है।